नमस्ते, मैं सुजय कुमार अमर विक्रमशिला कोचिंग संस्थान भिवानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सेल अर्थात कोशिका के विषय में बताऊंगा। आज का चैप्टर का नाम है सेल, कोशिका। जीवन के इकाई को कोशिका कहते हैं। सेल इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ। आपने सुना होगा यह बात, लेकिन क्यों कहते हैं? रीज़न क्या है इसके पीछे कि वाई सेल इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ? इसका कारण है कि रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में सेल के विषय में बताया था। पेड़ के छाल को उन्होंने कॉर्क कहा था, कॉर्क के एक यूनिट को उन्हें सेल कहा। सेल को जीवन की इकाई इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं। बहुत सारे टिश्यू मिलकर के ऑर्गेन बनते हैं, बहुत सारे ऑर्गेन से ऑर्गेन सिस्टम बनते हैं, और बहुत सारे ऑर्गेन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन होता है, बहुत सारे पॉपुलेशन से कम्युनिटी बनती है, बहुत सारे कम्युनिटी से पॉपुलेशन बनता है, और पॉपुलेशन से वर्ल्ड बनता है। दैट इज द रीजन सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। आइए आज हम लोग सेल के विषय में पढ़ते हैं। सेल के विषय में ऐसा कहा जाता है कि सेल जीवन की इकाई है और प्रत्येक सेल में एक नाभिक होता है, केंद्रक जिसे कहते हैं। केंद्रक में एक धागानुमा रचना होती है जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। कोशिका का जब विभाजन होता है तो क्रोमेटिन सिकुड़ कर छोटा और मोटा हो जाता है, जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र के विषय में 1888 ईस्वी में वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने जर्मनी में बताया था कि क्रोमोसोम आनुवांशिक गुणों के वाहक को कहते हैं, अर्थात क्रोमोसोम इज द कैरियर ऑफ हेरिडिटी। क्यों कहते हैं? क्योंकि गुणसूत्रों में जीन पाया जाता है। जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन डीएनए की एक इकाई है। जीन हमारे शरीर में कोशिका का वह भाग है जो हमारे माँ पिता के गुणों को संतानों में ट्रांसफ़र करती है, स्थानांतरित करती है। इससे पता चलता है कि हम उन माँ पिता के संतान हैं। इसी जीन को डीएनए फिंगरप्रिंट्स के रूप में अपराधियों को पकड़ने में किया जाता है, माँ बाप पुत्र का सत्यापन में किया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम सेल के विषय में बताते हैं, सेल के विभिन्न प्रकार के विषय में बताते हैं। सेल के कई भाग होते हैं जिसे हम पार्ट्स ऑफ सेल कहते हैं। जैसे लेते हैं, एक को लेते हैं राइबोसोम, कोशिका का वह भाग जो प्रोटीन का उत्पादन करता है, उसे हम फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन अर्थात राइबोसोम कहते हैं। दूसरा आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का वह भाग है जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन करके शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। ऊर्जा एटीपी के रूप में करती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के विषय में सबसे पहले 1896 ईस्वी में अल्टमैन और बेंडा ने बताया था। उसके बाद आते हैं न्यूक्लियस पे। न्यूक्लियस का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया था। जिन कोशिकाओं में न्यूक्लियस पाया जाता है उसे बहुकोशिकीय कोशिका अर्थात प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, अर्थात मल्टी सेलुलर सेल कहते हैं। और जिन कोशिकाओं में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है उसे यूकैरियोटिक सेल कहते हैं, अर्थात जो सिर्फ एक कोशिका का बना होता है।
अब हम देखते हैं कि मानव के शरीर में जो कोशिका में केंद्रक होता है वह केंद्रक निर्धारित करता है कि उसमें क्रोमेटिन कितना है, और क्रोमेटिन के सेल डिवीजन से जब गुणसूत्र का निर्माण होता है तो उन गुणसूत्र में जीन होते हैं, और वो जीन आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करती है। उसके बाद हम आते हैं गोल्जी बॉडी पे। कोशिका के वह भाग जो कोशिका के विभिन्न पोषक तत्वों को कोशिका के विभिन्न भागों में भेजती है उसे हम गोल्जी बॉडी कहते हैं। गोल्जी बॉडी को पोषक तत्वों को विभिन्न भागों में भेजने के कारण ट्रांसपोर्ट मैनेजर ऑफ सेल कहलाता है। उसके बाद आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोशिका के बाहरी दीवारों पर पाए जाने वाले झिल्ली को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन का मुख्य कार्य है कोशिका में मॉइस्चर अर्थात नमी बनाए रखना। उसके बाद आता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका का वह भाग है जो अंदर के पदार्थों को बाहर नहीं जाने देती और बाहर के पदार्थ को अंदर नहीं आने देती। इस प्रकार इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम सेल को प्रोटेक्ट करना है। इसके बाद हम आते हैं जीन पे, और जो जीन न्यूक्लियस में पाया जाता है वो माँ पिताजी के गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित करती है, अर्थात जैसा माँ बाप का गुण होगा ऐसा ही संतानों का गुण होगा। लेकिन न्यूक्लियस के बाहर जब जीन पाया जाता है तो उसे हम प्लाज्मा जीन कहते हैं। मेंडल ने कहा था कि प्लाज्मा जीन वह जीन है जिस पर वातावरण का असर होता है। बारबरा मैक्लिंटॉक ने 1932 में बताया था कि प्लाज्मा जीन वह जीन है जिसमें न पिता का गुण प्रभावी होता है न माता का गुण प्रभावी होता है, इसमें वातावरण का गुण प्रभावी होता है। जैसे एक पढ़ा लिखा व्यक्ति का बेटा अगर गलत संपर्क में आकर के चोर बदमाश बन जाता है तो उसमें हम वातावरण का जीन का असर पड़ता है, उसे हम प्लाज्मा जीन कहते हैं। जब कोई चोर का बेटा डॉक्टर बन जाता है उसमें प्लाज्मा जीन का योगदान होता है। अब ये सारे जीन, प्लाज्मा जीन, क्रोमेटिन, ये सभी गुणसूत्र का पार्ट है। गुणसूत्र दो प्रकार के अम्लों से मिलकर बना होता है, डीएनए और आरएनए। डीएनए में 4 प्रकार के क्षार पाए जाते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन। जबकि आरएनए में सिर्फ एक क्षार पाए जाते हैं, वो भी डीएनए के थायमिन के जगह पे आरएनए में यूरासिल क्षार पाया जाता है। इस प्रकार 2 अम्ल से मिलकर गुणसूत्र बनता है। पुरुषों में या महिलाओं में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। जब पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या घट जाती है तो पुरुषों में विभिन्न प्रकार के आनुवांशिक रोग उत्पन्न होते हैं, जिसे पुरुष में नपुंसकता होती है, उसे हम क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। महिलाओं में गुणसूत्रों की कमी या ज़्यादा से बांझपन या स्टेराइल होती है, जिसे हम बांझपन कहते हैं, और ये गुणसूत्रों के अधिकता से होती है जो टर्नर सिंड्रोम कहलाता है। इस प्रकार से गुणसूत्रों में उतार चढ़ाव होने से विभिन्न प्रकार के आनुवांशिक रोग होते हैं। आनुवांशिक रोग का पहली शिकार महिला ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी, जो 1856 ईस्वी में हीमोफीलिया रोग से ग्रसित हुई थी। यह भी क्रोमोसोम के डिफरेंस के कारण हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का
विटामिन के कारण आधा घंटा तक नहीं जमता। अगर नहीं जमता, सारे ब्लड शरीर से रिलीज हो जाते हैं। एट लास्ट आदमी का एंड हो जाता है, आदमी की मृत्यु हो जाती है। ये सेल के विषय में ऐसा कहा जाता है कि सेल के स्टडी को हम साइटोलॉजी कहते हैं, और बहुत सारे सेल मिलकर जब टिश्यू बनाते हैं उसे हिस्टोलॉजी कहते हैं। और बहुत सारे हिस्टोलॉजी के मिलने से ऑर्गेन बनता है, ये जानते ही हैं। मानव के शरीर में सबसे बड़ी ऑर्गेन स्किन है, सबसे छोटी ऑर्गेन कान का पर्दा स्टेपिडियस। विशेष जानकारी के लिए पुनः अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। नमस्ते, जय श्री राम।